नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर किया योगाभ्यास। कहा, शिव की भूमि पर योग का सुखद हुआ अनुभव। और विधानसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने किया नॉमिनेशन। कहा, उपचुनाव में उनकी जीत पक्की। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट। फ्लीट के सामने आए वाहन को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट से टकराई गाड़ी, गर्दन में आई चोट। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया निरीक्षण। आपदा से ग्रसित स्थानों का लिया जायजा। कहा, पिछले साल त्रासदी से सबसे लेकर महीने पहले की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। नीट यूजी को लेकर सरकार का फूका पुतला। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। हरिद्वार में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर लोगों ने योग में लिया हिस्सा। कई प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। खटीमा में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग शिविर का किया गया आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ता और विभिन्न समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। विकासनगर में नहर में डूबे पिता पुत्र। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी में यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित। कई घंटे बाद खुला जाम। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। प्री मानसून ने दी लोगों को राहत। अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का अलर्ट। और चलिए बात देवभूमि की, जहां उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो चली है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस दौरान दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है और बीजेपी उत्तराखंड में हुए विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी अपनी जीत करेगी। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को सहमति और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है और चुनौतियां भी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चुनौतियां भी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी रीति नीति और केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग जीतेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती होंगे, हम चुनौतियों का सामना करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पिछले साल बारिश के दौरान आपदा से ग्रसित स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल त्रासदी से सबक लेकर इस साल की तैयारियां की गई हैं। महीने से पहले शुरू कर दी गई हैं तैयारियां। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल भारी बारिश होने के कारण कोटद्वार में कई जगह नुकसान हुआ था। कल मैं कोटद्वार पहुंची थी और मैंने पूरे इलाके का दोबारा से आना जाना पूरा देखा कि किस तरह का कार्य हो रहा है। आप जानते हैं पिछले साल कोटद्वार में काफ़ी ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ था, बाढ़ आई थी और हमारी पुल तो टूटा ही था, साथ ही साथ हमारे खेतों का भी बहुत नुकसान हुआ था। इस बार जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए प्रयास हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और इसके तहत उत्तराखंड सरकार के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें पैसा मिला और अब आप देख रहे होंगे, चाहे खो हो चाहे सूखरो हो,
सब जगह कार्य हो रहे हैं, सुरक्षा दीवार लगाई जा रही हैं। उन्हीं सुरक्षा दीवारों को देखने मैं पहुंची थी अपने अफसरान के साथ। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए। गुणवत्ता को भी मैंने देखा है और इस पर भी मैंने कहा है अपने अफसरों से कि गुणवत्ता में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और समय पर भी चीज़ बन जानी चाहिए। इस तरह का कल और आज मैंने पूरा रिव्यू किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे होंगे और इस बार की बरसात में हम कुछ ना कुछ जो कोटद्वार की जनता है उसको राहत दे पाएंगे। देखिए, एक और है कि कम से 200 से 250 लोगों को नगर निगम हो या सिंचाई विभाग हो या राजस्व विभाग ने नदी नालों किनारे नोटिस भेजे हैं, पर लेकिन कई साल बीत गए, उन्हें खाली नहीं किया जाता और जब भी बरसात आती है तो आपदा में वही पीड़ित होते हैं और फिर मुआवजा की बात सरकार से की जाती है। देखिए, ऐसा है जो अतिक्रमण है और जो अतिक्रमण करके जो लोग बैठे हुए हैं या उनके घर बने हुए हैं, हम उनसे फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि उनको वहाँ से खुद ही हटना चाहिए, क्योंकि अब बरसात होती है, खतरा बढ़ता है, दिक्कतें होती हैं। तो अगर निगम ने उनको नोटिस दिया है, उनको हम लोग चाहेंगे कि वो इस चीज़ का ध्यान दें और वहाँ से अपना हटने का सोचें। तो वहीं प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का सपना जल्द साकार हो सकता है। शासन में इस मामले पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर से लगी 35 एकड़ भूमि में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द शुरू कराया जा सकता है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भूमि स्थानांतरण के लिए प्रशासन ने क्षतिपूर्ति के रूप में बेताला घाट में जमीन खोज ली है और जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। पूरे प्रदेश का सपना है और खेल मंत्री होने के नाते मेरा तो सपना स्वाभाविक रूप से होना ही होना है, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है और अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य में यह राष्ट्रीय खेल आयोजित भी होंगे। तो हम ये सतत प्रयास में हैं कि जो एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में खोले जाने की है, उस सपने को साकार करने की है। उसको लेकर हमने 35 एकड़ जमीन जो है वह चिन्हित भी कर ली है, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में ही लगती हुई वह भूमि है। तो वहीं मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन ने नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन करने पहुंचे काजी ने कहा उपचुनाव में उनकी जीत पक्की है। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। साथ ही देहरादून और हल्द्वानी में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर पेपर लीक किए जाने को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बताया। वहीं नीट यूजी मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी में भी प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन भड़काऊ कदम है, जबकि सच्चाई ये है कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार तत्पर है। कांग्रेस को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति ओछी राजनीति कर रही है और कांग्रेस को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन का जो उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो एक प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकरण में पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और इसलिए राजनीति कर रही है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है और किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय न हो उसके लिए कृत संकल्पित है। केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही नेट के एग्जाम में किसी प्रकार की जो शिकायत आई उस पर तत्काल कार्रवाई की गई और सीबीआई जांच के आदेश किए गए। साथ ही
नीट के एग्जाम में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी जो सामने आई उसको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। इसलिए कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मामले पर अच्छी राजनीति कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस तरह के मामले को पूर्ण गंभीरता से हमारी सरकार लेती है। और हमारे उत्तराखंड राज्य में तो देश में सबसे कठोरतम नकल कानून बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और आज पूरे देश के अंदर उस कानून को लागू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की स्पेस को उठा रही है। तो वहीं केदारनाथ में सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों ने बंधक बना लिया, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार से तीर्थ पुरोहित से बातचीत किए जाने की बात कही है। उन्होंने तीर्थ पुरोहित से भी संयम से काम लेने और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर बिना आंदोलन की चारधाम यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित कराने की अपील की है। बता दें कि केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित ने बिना अनुमति के तीर्थ पुरोहितों के भवन और दुकान तोड़े जाने के आरोप में 6 घंटे तक सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को बंधक बनाया था। एक बार उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर क्यों उनको ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, तो उनका ये भी कहना है कि कुछ कामों में बहुत विलंब हुआ है। तो अगर वह कामों में विलंब हुआ है तो कामों में तेजी लानी चाहिए। लोगों के कुछ सुझाव है तो उन सुझावों को भी मानना चाहिए। और वहां मेरा तीर्थ पुरोहितों से ये भी कहना है, क्योंकि यात्रा चरम पर है, इस समय कोई भी नकारात्मक वातावरण बनाना कहीं ना कहीं इस यात्रा को प्रभावित करेगा। तो थोड़ा संयम के साथ उनको भी काम लेने की आवश्यकता है और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़े। और सरकार निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं के अनुरूप वहां पर काम करना चाहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैठेंगे, बात करेंगे, उसका समाधान करेंगे। बहुत ज्यादा आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखें, हमारे विधायक वहां पर हैं, हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी हमारी है, उसके माध्यम से बात रखी जा सकती है। वो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री बड़े सहज हैं, लगातार बातचीत करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रभारी मंत्री हैं, उनके माध्यम से बात हो सकती है। तो क्योंकि जब हम इस तरह का माहौल बनाएंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव यात्रा पर जाएगा और अंततः नुकसान किसका होना है? उत्तराखंड का नुकसान होना है, उनका अपना नुकसान होना है। तो हमको इससे भी थोड़ा बचकर देखना पड़ेगा और रास्तों से अपनी बात रखनी पड़ेगी। मैं समझता तो उधर देहरादून के रायपुर क्षेत्र में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर लवी बडौल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने कहा था कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी कारोबार और बदमाशी से ताल्लुकात रखने वालों की जांच की जाए। तो वहीं नगर निगम एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की जमीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते खबरों का, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच परिवहन निगम को 5 नई वॉल्वे बसें प्राप्त हो चुकी हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि जल्द ही 7 अन्य वॉल्वो भी 15 दिन के अंदर मिल जाएंगी। वोल्वो का हम लोगों ने 12 बसों का LOI दिया था, जिसमें से 5 बसें हमारी आ चुकी हैं और 7 बसें भी अगले 15 दिनों में हमें आ जाएंगी। तो जो हमारी पुरानी वोल्वो हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है उनके स्थान पे ये बसें चलेंगी। हमारी 130 पहाड़ी क्षेत्र की बसों के ऑर्डर हो चुके हैं और जुलाई 15 तारीख के बाद उनकी आपूर्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बात करें प्रदेश के मौसम की, तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश, जबकि मैदानी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट भी जारी किया है। के लिए तापमान की बात करते हैं तो अभी करीब जो है सामान्य के पास आ गए थे एकदम, जो है कल परसों 1-2 दिन पहले।
और इसके साथ ये आज से अगर आगे देखें तो 1 से 2 डिग्री तो सामान्य से ऊपर हो जाएंगे, 3 डिग्री तक भी आप कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में आज और कल अगर मैं बात करूं और परसों भी वन जो है जो 21, 22, 23 तक अगर मैं देखूं तो इसमें मैदानी क्षेत्रों में 37 से 38 के बीच ही रहने वाले हैं। एक दुक्का 39 तक भी होगा, लेकिन 40 से ये 40 डिग्री से ये नीचे रहने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा हुए थे। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर के बारे में खास। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण खत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए।
लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।